गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज गौरव सिंह झाला, फैकल्टी सोशल साइंस। आज हम हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में जो सेगमेंट है हमारा चल रहा था, चैप्टर चल रहा था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसी का नेक्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं। नेशनलिज्म इंडिया में जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो चैप्टर है ये इवेंट्स है, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि बेसिकली 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है, 1900 से, और चल रहा है टिल द इंडियन इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिन इवेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेगमेंट में, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1909 से, जो बेसिकली इसका पार्ट नहीं है, बट बंगाल विभाजन और जो स्वदेशी मूवमेंट है जो 1905 से जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब से चलता है। और उसके बाद इन द एरिया व्हेन जब गांधी जी का एडवेंट होता है या गांधी जी की जो एंट्री होती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर, वहाँ से क्लास 10 का चैप्टर बेसिकली रन करता है। अब सबसे पहले जो हमने इसमें बात की थी वो ये थी कि क्या वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो इस चैप्टर में आपको मेमोराइज रखने हैं। इस चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, या मान लीजिए उस क्वेश्चन को अगर हम एक और फॉर्मेट में पढ़ें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, इनमें से कौन से इवेंट्स गांधी जी के इंडिया में आने के बाद हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी सबसे पहले जो हुआ वो और उसके बाद आए, अकर्ड क्रोनोलॉजिकली आफ्टर द एडवेंट ऑफ गांधी जी, आफ्टर द एडवेंट ऑफ गांधी जी, गांधी जी के आने के बाद। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, देन बंगाल विभाजन, देन चंपारण सत्याग्रह, ऑल ऑफ दीज, फोर्थ दीजिए आपको ऑल ऑफ दीज। तो गांधी जी के आने के बाद कौन सा इवेंट हुआ, तो हमें पता है चंपारण मूवमेंट जो है ये 1916 में, यानी गांधी जी जब आए 1915 में, उसके बाद 1916 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दांडी मार्च उसके बाद हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी वो इवेंट्स जो इंपॉर्टेंटली हुए, इसीलिए इस फॉर्मेट को हम क्या जानते हैं, द एडवेंट ऑफ गांधी जी, या गांधी जी के बाद होने वाले मूवमेंट जो हमने बात की थी। अब इसके अंदर एक बहुत छोटी सी, अगर हम एक बार फिर इस सीक्वेंस को देखें, तो अगर इस सीक्वेंस के साथ हम एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे उसी जगह से जहाँ से हमने बात की थी कि 1915 में गांधी जी का साउथ अफ्रीका से रिटर्न, ठीक है। उसके बाद 1916 में चंपारण, देन 1918 में, पहले बुक्स में 17 और 18 दिया जाता था, खेड़ा और जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी जो गांधी जी ने पहले 3 सत्याग्रह करे। तो 1918 के अंदर एक तो खेड़ा का पीजेंट सत्याग्रह, किसानों के लिए जो उन्होंने किया था, गुजरात, खेड़ा गुजरात में है, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से बन जाता है कि खेड़ा कहाँ पर है या खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट किस जगह पर किया गया। और इसी 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की हमने भी बात की थी, जो मिल स्ट्राइक वर्कर्स के लिए इक्वल वेजेस की जो सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये पहले 3 सत्याग्रह मूवमेंट जिसको हम पढ़ते हैं कि गांधी जी के पहले 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हुए। उसके बाद हमने बात की थी कि 1919 वो इंपॉर्टेंट ईयर है जिसमें न्यूमरस इवेंट्स हुए थे, ठीक है। सबसे पहले एक कानून पास हुआ था, रॉलेट एक्ट। ये जो रॉलेट एक्ट था इसको हमने पढ़ा था, इसमें क्या था, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कर्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था जिसमें विदाउट ट्रायल, विदाउट बेल किसी भी इंडियन लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को पकड़ा जा सकता था शक के बिना पर ऑन सस्पिशियस एक्टिविटीज, और उनको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था बिना ट्रायल, यानी उनको अपना पक्ष रखने के लिए जज या वकील लेने की वकील या एडवोकेट करने की अनुमति भी नहीं मिलती थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने फास्ट किया, और इसी रॉलेट एक्ट के साथ एक और इवेंट जुड़ा हुआ है 1919 में, जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला मैसेकर, जलियांवाला बाग, जलियांवाला मैसेकर, जो अमृतसर में है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग कांड किस जगह से रिलेटेड है, अमृतसर से रिलेटेड है 1919 में, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट, जिसका एक पीरियड है 1920 से 1922,
कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट टू सपोर्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ स्टार्ट किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है एक किया जा सके और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का फायदा उठाकर देश की फ्रीडम स्ट्रगल में मास पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट या खलीफत मूवमेंट जो हमें बेसिकली खिलाफत जुड़ा था टर्की के और किंग को पकड़ने से, और इंडियन मुस्लिम्स की डिमांड या जो वर्ल्ड मुस्लिम्स थे उनकी डिमांड में था कि जो खलीफत है या खलीफा जो है इटली जो टर्क या ऑटोमन टर्क्स जो है वो जो सीट है वो मुस्लिम गुरु की सीट है, और वहाँ के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने और जो अलाइड ने उनको पकड़ा था उसको रिलीज किया जाए, तो ये भी उसी में जाता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है नॉन कॉपरेशन क्यों किया जाए। तो गांधी जी का जो विजन था कि नॉन कॉपरेशन, हिंद स्वराज, क्वेश्चन आता है हु रोट हिंद स्वराज। तो 1909 हिंद स्वराज एक बुक जो बेसिकली गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें लिखा गया था कि ब्रिटिशर्स ने जो अपना स्टैब्लिशमेंट इंडिया में किया है वो बेसिकली इंडियंस के कॉपरेशन से ही किया है। तो हम उन्हें डेली रूटीन के वर्क में जो कॉपरेट कर रहे हैं या हम उनके जो बाबू बने हैं, क्लर्क बने हैं, एलडीसी बने हुए हैं, हम उनके लिए वकालत कर रहे हैं, हम उनके लिए उनके घोड़े उनकी गाड़ियां चला रहे हैं, तो ये सारा वर्क जो है डेली रूटीन का उनको कॉपरेट ना किया जाए। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है असहयोग, यानी ब्रिटिशर्स को कॉपरेट ना करें, उनके साथ वर्क ना करें, उन्हें हटा दें उनके डेली रूटीन वर्क से, तो हम उन्हें नॉन कॉपरेट करेंगे। जो एक मास, पहला सबसे बड़ा मास एक मूवमेंट जो है गांधी जी का कहलाता है, जिसमें मिडिल क्लास यानी कि जो सेक्शन ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किया वो था मिडिल क्लास या मध्यम वर्गीय परिवार। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को पास करने का रेजोल्यूशन कांग्रेस के किस अधिवेशन या सेशन में हुआ। तो नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करने की बात हुई। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसी को हम यहाँ देख रहे हैं। तो 1919 में हमने दो इवेंट पढ़े, रॉलेट एक्ट और दूसरा हमारा क्या था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो कि किससे जुड़ा है 1920 से 22 तक। अब 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ क्यों हुआ, क्योंकि जो वायलेंस हुआ था चोरी चोरा कांड। ठीक है, तो ये इवेंट्स जो आपको याद रखना है, चोरी चोरा जो कि गोरखपुर में गांव है जहां पर एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने आग लगा दिया था और गांधी जी ने वायलेंस होते ही इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। फिर आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या मीडियम था। तो आप इसको पढ़ते हो कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें जो मिडिल क्लास था, जिसमें लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, इन सब ने अपने अपने वर्क को छोड़ दिया। टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने कॉलेज अटेंड करना छोड़ दिया। ठीक है, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी लॉ की। ठीक है, मतलब पूरी पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी रोड पे आके, साथ में बॉयकॉट किया जा रहा था जो विदेशी चीजें थी उनका। तो जो इसका एक इम्पैक्ट हुआ, यानी अगर हम लॉजिकली समझे कि जो ब्रिटेन से इंपोर्ट की जा रही थी फिनिश गुड्स और इंडिया से रॉ मटेरियल जो है वो ले जाया जा रहा था ब्रिटेन में, तो वो जो गुड्स थे उनकी जब डिमांड घटने लगी ड्यू टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो पूरा पीरियड था, तो उसमें ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमी है उसको लॉस होने लगा, उनके फिनिश गुड्स की वैल्यू घटने लगी और इंडियन जो चीजें थी, इंडियंस जो चीजें बना रहे थे लाइक खादी या कॉटन की, जो कपास की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बढ़ने लगी। तो एक तरीके से इकोनॉमिकली फायदा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंडस्ट्रियलाइज सेक्शन को या बिजनेस सेक्शन को भी हुआ। क्लियर। देन इसके बाद जैसा मैंने बताया कि 1922 के बाद जब हम बढ़ते हैं 1923 में, तो एक सेगमेंट ऐसा था जो कि एग्री नहीं करता था किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मेथड को। तो स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी बनाई गई जिसकी ये डिमांड थी कि काउंसिल इलेक्शंस को रद्द नहीं किया जाना चाहिए या काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नॉन कॉपरेशन के अंदर जो था कि भाई आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट मत करो, इंडियन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो इलेक्शंस में ना जाएं, इलेक्शंस में ना खड़े हों। बट जो 2% थे, स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास, उन्होंने ये कहा कि नहीं, काउंसिल इलेक्शंस में लड़कर चुनाव में जाकर ब्रिटिशर्स के साथ बैठकर कहीं ना कहीं उनको रेजिस्ट करना इंडियन डिसीजन मेकिंग में भी जरूरी है। तो स्वराज पार्टी जुड़ी है इन दो व्यक्तियों से। क्वेश्चन आता है हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी, तो ऑप्शन सीधा हो गया CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन विच ईयर स्वराज पार्टी इज फॉर्म्ड, 1923। ठीक है, विच पार्टी अपोज्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज द एंट्री ऑफ काउंसिल इलेक्शन। तो एक ही डेटाबेस पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एनटीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ही चैप्टर हो जाता है, स्टेज 2 के लिए तो, और बोर्ड के लिए तो खैर है ही। नाउ साइमन कमीशन 1928, 23 के बाद 28 का ईयर। साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन जिसका विरोध हुआ था भारत में। भारत में विरोध क्यों हुआ था कि भारत के लिए अगर आप कोई
चीज़ डिसाइड कर रहे हो तो इंडियन लीडर्स का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। साइमन कमीशन की जो बात है वो साइमन कमीशन का विद्रोह इसलिए हुआ था, ये बेसिकली इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की मांग इसमें की गई थी। डोमिनियन स्टेटस क्या, कि भारत अपने एरिया में काम करेगा, इंडियन लीडर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग उस पर स्टिल ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की रहेगी। तो एक तरीके से इंडिपेंडेंस तो दी जा रही है लेकिन केवल नाम के लिए। तो उस समय बहुत सारे ऐसे इंपीरियल जो रीजन्स कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लाइक बहुत सारी एरियाज पे जो कब्जा था, वहाँ कुछ कंट्रीज को जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ये डोमिनेंट स्टेटस दिया हुआ था। तो इस डोमिनेंट स्टेटस को गांधी जी ने एक पोस्ट डेटेड चेक बोलकर विड्रॉ कर दिया था कि हमें अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का आइडिया है 1928 के बाद 29 लाहौर में, लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या डिसीजन लिया गया था, एक तो कि अब इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से, यानी वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और पूर्ण स्वराज, उसको हिंदी में बोला गया पूर्ण स्वराज की डिमांड चाहिए। और इसी दिन लाहौर सेशन के ही इसी साल में लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया वुड सेलिब्रेट 26 जनवरी एज देयर इंडिपेंडेंस डे। हालांकि हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली है, लेकिन हम सेलिब्रेट करेंगे, हर साल मनाएंगे अब इंडिया की आज़ादी का दिवस 26 जनवरी को। तो इसीलिए हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को अडॉप्ट किया है, ड्यू टू दिस आइडिया जो हमने उस समय डिसाइड किया गया था। इंडिपेंडेंस तो हमें 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में, क्योंकि ये डे, ये जो डेट है, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो हिस्ट्री में है। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इसी के बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, तीन इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ हुए। जो फास्ट ब्रशअप कर रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं कि 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, देन ये क्यों किया, गांधी जी ने 11 डिमांड सबमिट की थी, किसको, लॉर्ड इरविन को, और इस 11 डिमांड में अलग अलग डिमांड्स थी कि इंडियन लीडर्स को छोड़ा जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे कार्रवाई ना की जाए उनको अपनी, तो कुछ ऐसे अलग अलग 11 डिमांड्स गांधी जी ने दी थी कि उन्हें मान लिया जाए, और अगर वो नहीं मानती हैं, लॉर्ड इरविन नहीं मानते हैं, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अगेन एक मास मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा जिसमें लॉस को ब्रेक करने का प्रोविजन होगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हाउ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैसे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो कोऑपरेशन नहीं किया गया था, विलफुल लॉस को तोड़ा जाए, क्योंकि जब आप किसी लॉ को तोड़ोगे तो डेफिनेट सी बात है सरकार आप पे एक्शन लेगी, आपको चार्ज किया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा, आपके ऊपर मतलब सरकार का पूरा जो एक सिस्टम है, आपको जेल होगी, आपको सजा मिलेगी। तो असहयोग आंदोलन में बेसिकली लॉज नहीं तोड़े जा रहे थे, वहां सहयोग नहीं किया जा रहा था, काम नहीं करने जा रहे थे, लोग अपने अपने अकॉर्डिंग रेजिस्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर विलफुल लॉस को ब्रेक किया जाएगा, और गांधी जी ने किस लॉ को चुना, सॉल्ट टैक्स को या सॉल्ट लॉ को। सॉल्ट बनाना, मैन्युफैक्चर करना ब्रिटिशर्स के हाथ में था, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एंटिटी थी जिसकी वैल्यू थी, जिसको बेचकर वो पैसा कमा रहे थे। सॉल्ट तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा शुरू की। दांडी जो गुजरात में तट है, वहाँ जाकर नमक तोड़ा 6 अप्रैल को। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स विद रिलेटेड टू द दांडी मार्च and civil disobedience movement. Civil disobedience movement started after the refusal of Lord Irwin. लॉर्ड इरविन के रिफ्यूजल करने के बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी के तट से नमक बनाकर, नमक बॉईल करके उस लॉ को तोड़ा, और पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का कहाँ कहाँ पर रोल हमें देखने को मिलता है, जैसे कि किस सेक्शन में, अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि बिजनेसमैन के लिए, पीजेंट या किसान के लिए, या हम बात करें कि एक मध्यम वर्गीय जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर कैसे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के इम्पैक्ट्स देखे गए। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 1931 में साइन हुआ, 5 मार्च 1931 में, और गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी मैंने बताया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 तीन हुई है। ठीक है, तीनों में कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है, लेकिन सेकंड राउंड टेबल में गांधी जी ने पार्टिसिपेशन किया था आईएनसी की तरफ से। लेकिन जिस व्यक्ति ने तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेशन किया वो थे बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि वो एकमात्र लीडर थे जो कि दलित या शेड्यूल कास्ट की तरफ से रिप्रेजेंट करते थे, जिन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं किया जाता था। इस कॉन्सेप्ट के साथ एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जुड़ता है जिसे बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। कई जगह इसका नाम आप सुनोगे, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि चुनाव में अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्ति को चुनने का अधिकार।
जो बेसिकली किसने दिया था, कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडोनल्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने इंडिया को अगेन डिवाइड एंड रूल के कॉन्सेप्ट पे चलाने के लिए क्या किया कि एक काम करो, सिखों को सिख वोट देगा, मुस्लिम को मुस्लिम वोट देगा, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल वोट देगा। तो पहले ही हिंदू मुस्लिम के बेस पे तो बाइफ्रिकेशन किया जा चुका था, उसको तो तोड़ा जा चुका था। अब इंडिया को और अलग अलग लेवल्स पे तोड़ने की तैयारी ब्रिटिशर्स ने कर ली कि एससी या दलित्स को दलित के लीडर चुनेंगे, सिख को सिख का लीडर चुनेगा, जहाँ जो पॉपुलेशन होगी उसी अकॉर्डिंग चुना जाएगा। तो ये जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाज टू प्रोवाइडेड बाय द फॉरवर्ड कास्ट, इसको बी आर अम्बेडकर ने मान लिया। और बी आर अम्बेडकर ने जब इसे माना तो गांधी जी ने इस चीज़ को अपोज किया कि पहले ही हिंदू मुस्लिम के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन को तोड़ा जा रहा है, अब अगर हम इन बिटवीन रिलीजन भी अगर बाइसेक्ट होते जाएंगे तो हमारी कंट्री की यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दलित्स या दलित्स का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक ऐसा सेक्शन बनाया गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो दलित्स या एससी शेड्यूल कास्ट की डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के आगे रखें। ये 1930 में बनाया गया। क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इट वाज फॉर्म्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। इट वाज फॉर्म्ड बाय बी आर अम्बेडकर। द डिमांड्स ऑफ सेपरेट क्लास एसोसिएशन वाज द सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द दलित्स, कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स हो, यानी कि दलित्स के एरिया में जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां चुनाव लड़ने का अधिकार और खड़ा होने का अधिकार और वोट देने का अधिकार दलित्स की कैटेगरी में दलित्स को ही हो। ठीक है। इट वाज ऑप्रेस्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड इज अपोज्ड बाय गांधी जी। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। क्लियर। सो बेसिकली सेपरेट इलेक्ट्रोड को रिजेक्ट कर दिया गया, और जब रिजेक्ट कर दिया गया तो बहुत बेसिक सी बात है कि गांधी जी ने उसके लिए बी आर अम्बेडकर के साथ अलग से एक समझौता किया, जिसको कहा गया पूना पैक्ट 1932 में। देखो यही मैं बता रहा हूं कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट ही उसमें चल रहा है। पूना पैक्ट में क्या हुआ कि भाई रिजर्वेशंस दिए जाएंगे, किसको, शेड्यूल कास्ट को। कहां पर, प्रोविंशियल असेंबलीज में, जहां पर राज्यों में चुनाव होंगे उस समय जो प्रेसिडेंसीज थी लाइक बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। ठीक है। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव्स में, जो कि ब्रिटिशर्स का जो काउंसिल था, सेंट्रल गवर्नमेंट आप समझ सकते हो उस समय जो थी ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई जाती थी, वहां गवर्नर के जो वाइस रॉय का जो एक काउंसिल है उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा उन लीडर्स को, लाइक बी आर अम्बेडकर एक हो गए। तो पूना पैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है कि चलिए बताइए कि लिमिटेशंस क्या रही सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स की। देखो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स के दो फेज हम देखते हैं, फेज फर्स्ट और फेज टू। ठीक है। फेज फर्स्ट जब 1930 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर दिया। जब फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसकी पेस, उसकी स्पीड बहुत तेज थी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पर एक और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के गैप के लगभग 10 साल बाद एक फिर से बड़ा मास मूवमेंट गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया, जो लोगों के अंदर विल थी इंडियन फ्रीडम के लिए वो बहुत तेजी से उभर चुकी थी। और जो मिडिल क्लास था, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड क्लास था, न केवल वो बल्कि महिलाओं का भी रोल है वो इसके अंदर बढ़ने लगा। बहुत आसान सी बात है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार में जो रिच कम्युनिटी की फीमेल्स थी, जिनको थोड़ी इंडिपेंडेंस उस समय हमारे समाज में मिलती थी, लाइक जागीरदार जमींदारों की जो वाइफ हैं, वो इसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ चढ़कर इसमें होने लगा, खासकर बंगाल के एरिया से। तो बंगाल इंटेलिजेंसिया, ये बंगाल वो सेक्शन रहा है जिसका भारत की स्वतंत्रता आज़ादी में बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि जितनी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आप देखेंगे या जो मोमेंट्स आप देखेंगे, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होना शुरू हुए और अलग अलग रीजन्स में वो फैलते गए। ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस के अंदर कुछ सेगमेंट्स ऐसे थे जिनका रोल ज़्यादा था, कुछ सेगमेंट ऐसे थे जिनका रोल कम था ड्यू टू देयर डिमांड्स। अनटचेबल्स या दलित या शेड्यूल कास्ट, जिन्हें अलग थलग समझा जाता था, और इसीलिए इनका रोल सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में डायरेक्टली इन्हें नहीं दिखाई दिया, ना इनका ऑब्जेक्टिव वहां इन्हें दिखाई दिया। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में जो सेक्शंस का रोल नहीं था, लाइक मुस्लिम्स एंड अनटचेबल्स, जिन्होंने अपने आप को इस मूवमेंट से अलग रखा, वन सच ग्रुप्स वाज द अनटचेबल हु नाउ कॉल्ड देमसेल्व्स दलित, और द ऑप्रेस्ड महात्मा गांधी कॉल्ड अनटचेबल्स हरिजन्स। महात्मा गांधी ने इन्हें यूनाइट करने के लिए या इनको प्रॉपर मेन स्ट्रीम में भारत की आज़ादी की स्वतंत्रता संग्राम में लाने के लिए हरिजन, द चाइल्ड ऑफ गॉड के नाम से संबोधित किया, एंड डिक्लेयर दैट इंडिया वुड नॉट अचीव स्वराज फॉर 100 of years इफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अगर एलिमिनेट ना हो। क्योंकि भारतीय जो हमारा एक समाज है या जो सेक्शन है, हमें ये पता है कि उसके अंदर सबसे मेन सोसाइटिकल हायरार्की जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कास्टिज्म बहुत खतरनाक है। तो आज जब हम 70 साल पहले
इस चीज़ को अभी भी देखते हैं कहीं ना कहीं किसी प्रारूप में, तो आज से 70 साल पहले वो कितना ज़्यादा डीपन रहा होगा, ज़्यादा बहुत जिसको हम कह सकते हैं समाज में बहुत ज़्यादा विस्तृत रहा होगा, यानी फैला हुआ होगा. सो ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेम्पल, एक्सेस द पब्लिक वेल्थ, टैंक्स एंड रोड. इसीलिए दलित्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गांधी जी ने उनके साथ मिलकर काम किया. टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यानी जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल जो कम्युनिटी के जो व्यक्ति थे या लोग थे, उन्हें मंदिरों में जाने की मनाही थी, मंदिरों के नीचे या टेम्पल की सीढ़ियों से उनको अपनी प्रीचिंग करनी होती थी. तो एक कास्ट में ही जो डिफरेंट, जो बहुत ज़्यादा डीपन जो गैप था, उसे कम करने के लिए गांधी जी ने वो चीज़ें की जिससे उनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा सके. ठीक है, दलित्स वांटेड अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड थी पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो उन्हें बी आर अम्बेडकर के थ्रू मिल रही थी. एंड दे डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स. और ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, लाइक एजुकेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट टू चूज देयर ओन कैंडिडेट्स, देयर लीडर्स फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स, जो कि गांधी जी डायरेक्टली नहीं चाहते थे. और पूना पैक्ट उसी का हमने एक आउटकम देखा. तो कहीं ना कहीं वाइड अनटचेबल्स डिडंट अलाइड या डिडंट अलाई देमसेल्फ एज अ फ्रीडम मूवमेंट इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. तो उसमें आप कह सकते हैं कि देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल राइट्स आर डिफर एंड दे डोंट सी देमसेल्फ कनेक्टेड टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट. तो गांधी जी ने उनको एक करने के लिए काम किया. और बी आर अम्बेडकर जो उनके एक्टिव लीडर थे, उन्होंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया. नाउ अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो हमने बात की है कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन उन्होंने बनाया, ताकि जो डिप्रेस क्लास की एजुकेशनल, पॉलिटिकल और सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं उसे पुट किया जा सके ब्रिटिशर्स के सामने. ठीक है, ये ब्रॉड आंसर के लिए बोर्ड में आपको इंपॉर्टेंट लग सकता है. एंड ही क्लैश विद गांधी जी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय द डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट. तो पहले बी आर अम्बेडकर ने ही सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी. जब वो मिल गया, गांधी जी ने फास्ट टू अनटू डेथ रखा कि नहीं, मैं उपवास करके अपने प्राण त्याग दूंगा अगर भारत को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा जाएगा तो. ठीक है, देन द ब्रिटिशर एक्सेप्टेड डिमांड ऑफ बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उन्हें मौका मिल गया कि इनको तो और तोड़ा जा सकता है, जब इनका ही आदमी तोड़ने की बात कर रहा है तो हम क्यों छोड़े. और गांधी जी ने उसके अगेंस्ट में फास्ट अनटू डेथ का प्रयोजन रखा. पूना पैक्ट से इसका उदाहरण जो है सोल्यूशन निकला. और सोल्यूशन क्या था ये? इट गिव्स रिजर्वेशंस टू द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड दे वर टू वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट. क्लियर. दूसरा, मुस्लिम सेकंड सेगमेंट, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो केप्ट अवे फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. मुस्लिम सेक्शन ने भी अपने आप को इसलिए अलाइन रखा क्योंकि मुस्लिम्स पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर चुके थे, या सेपरेट रीजन फॉर द रूलिंग वो डिमांड कर चुके थे. और उनकी इस डिमांड को जो है आगे पहुंचाया मोहम्मद अली जिन्ना, M.A. अली जिन्ना, जो पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक्टिव मेंबर थे. फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस सीम टू बी मूव विजिबली एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप. और जब मुस्लिम्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की तो सिमिलरली हिंदूज ने भी वही किया कि हमें भी हिंदू रिलीजन या हिंदू पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड अपनी पार्टी को बनाना है. और उसी का नतीजा निकला हिंदू महासभा, जो प्योरली हिंदू रिलीजन के बेस्ड पर आधारित हिंदू कल्चर वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके अपने लिए नेशन या नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस करने का स्टार्ट कर रही थी. देयर वर हिंदू मुस्लिम क्लैशेस एंड रिवॉर्ड्स. और इसी का फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं, दो धर्मों के बीच की लड़ाई में आम व्यक्ति का नरसंहार हुआ. ठीक है, which further worsened and between the two communities. ठीक है, now attempt was made in 1927 by the Congress and Muslim League to form alliance. M.A. Jinnah, one of the leaders of Muslim Leagues, agreed to give up the demand of separate electorate. First जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको मना कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड छोड़ते हैं इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस लाइक बंगाल एंड पंजाब. यानी वो पॉपुलेशन वाले एरिया जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है हम वहाँ नहीं चाहते, लेकिन जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन कम है वहाँ उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए पॉलिटिकल सीट्स के अंदर. तो बेसिकली जो पूरा एक एरिया है ना, बहुत लॉजिकली इसको हम समझ सकते हैं कि जो भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो सेक्शंस अलिनेटेड रहे हैं, अलग रहे हैं डिमांड से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि एजुकेटेड थे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का असर भी उन्हीं जगहों पर था जहाँ एक्टिव पॉलिटिक्स रही है, लाइक बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र का एरिया है, अवध है, जहाँ एक्टिव पॉलिटिक्स थी. डीपन गाँव के अंदर या बहुत सुदूर दक्षिण एरिया या साउथ में इसका इम्पैक्ट कम देखा गया. ठीक है, तो मुस्लिम्स आर अश्योर्ड टू गिव रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबलीज एंड नेगोशिएशन फेल्ड इन 1928 व्हेन M.R. जयकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज द कंप्राइजेस. लेकिन स्टिल जो टसल था हिंदू लीडर्स और मुस्लिम लीडर्स में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ या रिलीजियस एसोसिएशंस, वो चीज़ें नहीं हो पाई. क्लियर. लेकिन फिर भी
अगर हम बात करें इस पूरे चैप्टर का, तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, लोगों को अगर एकजुट करना, ये आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा है, सेंस ऑफ कलेक्टिव, नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ा है, सॉरी, सेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, यानी हर व्यक्ति अपने आप को एकजुट कैसे मानेगा। वी फील वी आर इंडियंस, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि वी आर इंडियन, आवर आइडेंटिटी, आवर कॉमन आइडेंटिटी इज इंडियन, वी आर बेसिकली इंडियन। अगर हम कहीं दूसरे देश में जाते हैं, आप किसी भी प्रांत से आएँ, किसी भी राज्य से आएँ, आप किसी भी सेक्शन से आएँ, आपकी पहली आइडेंटिटी ये है कि आप इंडियन हो। आप एक ट्राई कलर फ्लैग को रेस्पेक्ट करते हो, आप नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करते हो, आप नेशनल सॉन्ग को रेस्पेक्ट करते हो। हमारा भारतीय देश का झंडा कहीं भी खड़ा हो, हम उसके सम्मान में खड़े होते हैं, चाहे हम किसी भी रिलीजन को हैं। आज जो ये चीज़ हमारी डेवलप हुई है, उसके पीछे का बेसिक आइडिया क्या है? ये नेशनलिज्म यूरोप में भी आपने देखा था, द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट फ्लैग्स, नेशनल यूनिफॉर्म, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम। लोगों को जोड़ने के लिए एक कॉमन आइडेंटिटी, एक कॉमन फीलिंग जगाना ज़रूरी है, और वो किसी भी माध्यम से आ सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कि हम भारत माता, हम जैसे हमने देखा था जर्मेनिया मैरिया ने जो हमने बात की थी नेशनलिज्म यूरोप में, तो भारत माता ही क्यों, पिता क्यों नहीं? तो हमने बात वहाँ देखी थी कि जो चीज़ आपको इमोशनली अटैच करती है, उसे आप कॉमन एक्चुअली शेयर करते हो। मदर या फीमेल फिगराइन को हम वीक मानते हैं, या हम सोचते हैं कि वो वीक है, जंजीरों में जकड़ी है, तो इमोशनली ज़्यादा अटैच होते हैं और उसके लिए लड़ने को हम तैयार होते हैं। तो जो फीमेल या कंट्रीज़ को मदरलैंड एज अ रिप्रेजेंटेशन आर्टिस्ट ने जो डेवलप करना शुरू किया, उसका रीज़न यही था। सबसे पहले जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है भारत माता का पोर्ट्रेट डिज़ाइन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हमारे जो नेशनल, हम आप बात करते हैं वंदे मातरम सॉन्ग, वो कंपोज किया। अबिंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी स्टार्ट किया वही पैटर्न, भारत माता को, जो भारत माता को जो रिप्रेजेंट करने का जो आइडिया था, इसका बेस फीलिंग ये था कि लोग अपनी कंट्री को यूनाइट कर सकें, एक दूसरे को फील कर सकें कि हाँ ये हमारी कंट्री है, ये हमारी मदरलैंड है और इसके लिए हमें लड़ना है, फाइट करना है। तो जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर्टिस्ट थ्रू द पिक्चर्स, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू नेशनल एंथम्स जो गाए जाते थे, वंदे मातरम जो गाया जाता था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में, या जो गाया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में, यानी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इज डिप्लॉयड थ्रू द वेरिएशन ऑफ द आर्टिस्ट। जितना भी आर्टिस्ट वेरिएशन कर सकते थे। जो स्वराज फ्लैग आप देख रहे हो, इसमें आप देखो कलर्स का कॉम्बिनेशन, आइकन्स का कॉम्बिनेशन। इसमें मुस्लिम रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए मून दिया गया है, हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए सन दिया गया है। देन इसमें कमल आप देख सकते हो, कलरिंग जो देख सकते हो वो हिंदू रिलीजन की। कंपैरेटिवली जो स्वराज फ्लैग, ये क्वेश्चन आता है, वो डिजाइन द स्वराज फ्लैग। तो जो स्वराज फ्लैग है, icons and symbols during the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag was designed. It had 8 lotuses, ये जो 8 lotus आप देख रहे हो, and a crescent moon and representing Hindu and Muslims, province moon and sun का जो है। Then by 1929 गांधी जी had designed स्वराज flag, जिसके अंदर चरखा बीच में था, and orange और जो white and green कलर आप देखते हो, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, एंड बीच में चरखा, सेल्फ रिलायंस। जो चरखा है वो बेसिकली सेल्फ रिलायंस यानी सेल्फ डेवलपमेंट का एक मीडियम बन के आया। तो बेसिकली क्वेश्चंस यहाँ इस सेगमेंट से भी आ सकते हैं कि गांधी जी डिज़ाइन स्वराज फ्लैग, देन जो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन किया था, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो बेसिकली सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इज डेवलप्ड बाय दिस सेगमेंट। तो ये तो बात थी यहाँ तक की। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, या कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ द पीपल टू जलियांवाला बाग मैसेकर, हाउ डिड ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड। ठीक है, अब ये एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें हम बात करें कि जलियांवाला बाग मैसेकर का जो है आप क्या समझते हैं रिएक्शन जलियांवाला बाग से। तो बेसिकली जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ, उसके अंदर जनरल रीजन डायर जो थे, उन्होंने ये मैसेकर किस लिए किया, बिकॉज ही थॉट दैट पीपल आर गैदर्ड फॉर अपोज द रॉलेट एक्ट। पीपल जो है वो रॉलेट एक्ट के अपोज में खड़े हैं, जो कि एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल मतलब कानून के अगेंस्ट में, और इसी को देखते हुए जनरल डायल ने उसमें ओपन फाइन किया, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग रॉलेट एक्ट एज अपोजिंग दी ब्रिटिशर्स। और उसके अंदर जो रॉलेट, जो ये पूरा मैसेकर हुआ, इसके ऊपर जनरल डायर पर केस किया गया, बट दिस केस इज विड्रॉन फ्रॉम द जनरल डायर, क्योंकि ऐसा माना गया कि जनरल डायर ने जो किया वो ठीक किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अनजस्टिस किया है अलग अलग लेवल्स पे। नाउ डिस्क्राइब द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट शेप द पॉलिटिकल सिचुएशन इन 1920। 1920 में 2 ऐसे इवेंट जिनकी वजह से लोगों के अंदर एक आउटरेज आया, एक अपने आप को जोड़ने का एक इंसिडेंस आया। तो पहला तो इसमें जो है वो जलियांवाला बाग इंसिडेंसी है। ठीक है, दूसरा इसमें है
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया थ्रू अ विजन ऑफ नॉन कॉपरेटिंग ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जो 30,000 ब्रिटिशर्स हैं वो 30 करोड़ लोगों पे रूल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गिविंग देम कॉपरेशन, हम उनको डेली रूटीन लाइफ में काम कर रहे हैं, हम उनके लिए पुलिस में हवलदार बने हुए हैं, पुलिस की सेवा कर रहे हैं, हम उनकी गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम उनके जो हॉर्सेज हैं उनको संभाल रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके शूज़ सिल रहे हैं, हम उनके ड्रेसेस सिल रहे हैं, हम उन्हें यहाँ पर आर्मामेंट्स की सप्लाई कर रहे हैं, हम उनकी बंदूकें चला रहे हैं और अपने ही लोगों पर चला रहे हैं। बेसिकली ये जो पूरा एक सिस्टम था, cooperating in the daily routine life of Britishers is the major cause why they are comfortably taken all charge in India। और उसी को हटाने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। ठीक है, देन व्हाट वर द डिसीजंस मेड इन लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने डिस्कस अभी जस्ट किया था कि लाहौर सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो अगर आप इसको पॉइंट्स में भी लिखें तो लाहौर सेशन जो है 1928 में हुआ, जिसके अंदर द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज गिवन बाय, पूर्ण स्वराज की डिमांड दी गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज एंड 26 जनवरी इज अडॉप्टेड एज अ नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑनवर्ड्स, यानी 1928 के साथ ही जो हम सेलिब्रेट करेंगे हमारा नेशनल इंडिपेंडेंस डे, हम जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती, वो 26 जनवरी होगी। तो ये जो आइडिया था कि 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे, हर साल सेलिब्रेट करेंगे, उसका लॉजिक यही था कि इंडिया अपने आप को सेल्फ रिलाय बनाए, लोगों के अंदर एक कॉमन चीज़ जगाए। देखो हम फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं, वो एक यूनिटी का सिंबल होता है कि हाँ हम सब एक साथ एक कॉमन डे पर कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो ये एक लीडर्स का आइडेंटिफिकेशन था कि उन्होंने लाहौर सेशन में इस चीज़ को रखा, और उसी लिए लाहौर सेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है एज अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। नाउ डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट सॉल्ट मार्च टेकन बाय गांधी जी। तो सबसे पहले तो डेट, ठीक है, सॉल्ट मार्च कब स्टार्ट हुआ, 12 मार्च, ठीक है, 16 अप्रैल को एंड हुआ। 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी तट तक गांधी जी गए अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। वाई ही हैज़ अडॉप्टेड सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ, बिकॉज सॉल्ट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। सॉल्ट एक इतनी बेसिक थिंग है जो हर व्यक्ति यूज़ करता है अपने खाने से लेकर बनाने के प्रोसेस तक। तो जब उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसमें आपको डेली रूटीन में लाइफ में आप उसको यूज़ कर रहे हो, भारतीय ज़मीन से आप सॉल्ट बना रहे हो और भारतीयों को ही परमिशन नहीं है उसे बेचने की या उसको बनाने की, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो सॉल्ट इज़ अ बेसिक थिंग, और इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट को यूज़ किया एज अ मीडियम ऑफ ब्रेकिंग द लॉज। उसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज, जैसे कि किसी ने हमने सॉल्ट की हम बात की, लेकिन मान लो टैक्सेस, अगर पीजेंट को टैक्स देना है तो टैक्स नहीं देगा, टैक्स नहीं देना क्या हो गया, ऑफेंस हो गया, लॉ ब्रेक हो गया। ठीक है, जमींदारों को जो टैक्स किसको देना होता था, ब्रिटिशर्स को, जमींदारों ने अपने ब्रिटिशर्स को अपना जो टैक्स है वो देना बंद कर दिया। दैट मीन्स द इंडियन पीजेंट्री, इंडियन टीनेंसी, जो जमींदारी सिस्टम है, वो भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में फर्स्टली इन्वॉल्व थे एक्टिवली। ठीक है, महिलाओं ने, जो एजुकेटेड क्लास की थी या रिच कम्युनिटी की जो महिलाएं थी, उन्होंने इस मूवमेंट में साथ दिया। यानी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के फर्स्ट सेक्शन में हर एक सेक्शन से इंट्रोडक्शन आता है। आलूरी सीताराम राजू, जिनकी हम बात करते हैं साउथ इंडिया से, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को पीजेंट जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर इन्होंने एक्टिवेट किया। कैसे, क्योंकि ट्राइबल्स को तो पता ही नहीं कि गांधी जी क्या हैं, गांधी जी क्या कर रहे हैं। उस समय कोई मास कम्युनिकेशन नहीं होता था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई न्यूज़पेपर इतने सर्कुलेट नहीं होते थे, टेलीविज़न नहीं था। लोगों को ओरली हर चीज़ बताना और समझाना कि क्या इंपॉर्टेंस है सेल्फ रिलायंस की, क्योंकि आदिवासियों के साथ ब्रिटिशर्स का जो एक लिंक है वो नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है, बल्कि पहला जो अपराइजिंग्स हुए थे, कोल अपराइजिंग, भील अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग, ये लगभग 100 साल पहले, लगभग 70 से 80 साल पहले, 1857 के पहले हो चुके थे। पैका रिबिलियन, यानी सबसे पहले तो आदिवासी एरिया ही वो थे जिनके लिए ब्रिटिशर सबसे पहले नए लोग साबित हुए। तो आलूरी सीताराम राजू ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को जैसे पहुंचाया उन तक, और जो इमेज एम्फेसाइज की गांधी जी की वहाँ आंध्रा में कि ही इज़ बेसिकली अवतार ऑफ गॉड एंड ही विल चेंज ऑल द थिंग्स फॉर अस। और आलूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिशर्स को के साथ जो ट्राइबल्स हैं उनको लड़ाया फॉर देयर डिमांड्स ऑफ फॉरेस्ट राइट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होती थी उस पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, फॉर देयर लैंड। तो ट्राइबल मूवमेंट भी रहा है। सिमिलरली सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट प्लांटेशंस में भी देखने को मिला। छोटा नागपुर की जो मिल थी, टिन फैक्ट्रीज थी, वहाँ पर भी गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट देखने को मिला। यानी हर एक सेक्शन में, असम में प्लांटेशंस में जो टाइमिंग्स थे वो अर्ली टाइमिंग्स या टाइमिंग फिक्स करने को लेकर जो वहाँ की वेजेस या लेबर्स की डिमांड थी वो वहाँ पर देखने को मिली। तो हर एक सेक्शन में बिजनेस क्लास और ज़मींदारी सिस्टम में भी बिजनेस क्लास ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया सेल्फ रिलायंस के लिए, ब्रिटिश गुड्स को रॉ मटेरियल्स अपना बंद किया, सप्लाई करना बंद किया,
जो कि बेसिक उनकी नीड थी, यानी कि ब्रिटिश इंडियन गुड्स जो थे उनको रॉ मटेरियल, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल सप्लाई करना होता था, बिजनेस अपने यहाँ पर बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के नहीं करना होता था, वो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में किया। यानी लगभग हर एक सेक्शन का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में सपोर्ट या रोल रहा है। बट व्हेन गांधी जी विड्रॉट आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन की बातों में आने के बाद गांधी जी ने जब उसको विड्रॉ किया तुरंत, तो एक अच्छे पेस पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। तो जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गांधी जी आए और उनकी वार्ता विफल हो गई, तो जब उन्होंने दोबारा से 1932 के 35 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अगेन स्टार्ट करने की बात की, एट दैट टाइम पीपल आर नॉट रेडी टू अगेन टेक दैट मूवमेंट, या वो पेस उसकी नहीं बन पाई। क्लियर? नाउ डिस्क्राइब द एटीट्यूड of business classes towards the civil disobedient movement after the round table conference is failed। वही जो बात मैंने भी कही, सेकंड इसी का आंसर मैंने आपको दिया था कि जो बिजनेस क्लास है बेसिकली पहले वो क्या करते थे, बिजनेस क्लास बेसिकली वो रॉ मटेरियल को सप्लाई करते थे, क्योंकि प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन उस समय ब्रिटिशर्स ने बैन किया हुआ था। यानी सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, एक्सपोर्ट होके ब्रिटेन जाता था, और ब्रिटेन से, यानी जो ये ब्रिटेन में है वहाँ से फिनिश्ड गुड जो है भारत में आते थे बनकर। अब इसका एग्जाम्पल आप समझ लो, मैनचेस्टर क्लॉथ जिसके लिए टेक्सटाइल या कपास यहाँ से जाता था और मिल में बन के कपड़ा भारत में आता था, यानी भारत का ही रॉ मटेरियल, भारत का ही माल, और उसी पर बना हुआ फिनिश गुड जो कि बहुत महंगा है, वो भारत में ही भारत के लोगों को फोर्सफुली बेचा जाना। इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप ना होने देना, ताकि वो इंडिया में बना हुआ सस्ता माल भारत की पॉपुलेशन तक ना पहुँचाए। तो जो थोड़ी बहुत भी पॉपुलेशन लेने वाली है वो इंडियन गुड्स की जगह ब्रिटिश फिनिश गुड्स ही खरीदे। तो उनको डबल फायदा, रॉ मटेरियल सस्ते दामों में ले जाना, फिनिश गुड को महंगे दामों में बेचना, और इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप ना होने देना। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वार्ता विफल होने के बाद बिजनेस क्लास ने दोबारा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि जो बोझ या टैक्सेशन का बोझ ब्रिटिशर्स ने उन पे जाना आफ्टर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फर्स्ट, दे आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट सेकंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। क्लियर? नाउ आगे देखते हैं। हु ऑर्गेनाइज डिप्रेस क्लास एसोसिएशन एंड फॉर व्हाट एम? तो अब एम तो आप समझ गए, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स के लिए बी आर अम्बेडकर ने दलित्स के लिए डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया 1930 में। ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत कॉमन है कि किसी भी व्यक्ति के तीन तरीके के तो अधिकार हैं, और अधिकारों की ही तो लड़ाई रही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर आज तक भी हम अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं। अधिकार सामाजिक कि समाज में बराबरी हो, इक्वालिटी हो, छुआछूत, भेदभाव, अनटचेबिलिटी या इक्वल स्टेटस हर व्यक्ति का रहे इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल राइट, हर व्यक्ति को अपना पार्टी बनाने का, अपने चुनाव में लड़ने का अधिकार आज तो हम देखते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले वो नहीं होते थे। देन इकोनॉमिक राइट, एम्प्लॉयमेंट करने का, आगे बढ़ने का, डेवलप होने का। तो ये किसी भी व्यक्ति का तीन बेसिक राइट्स होते हैं, हम तो ये मान के चलते हैं कि हर व्यक्ति के तीन बेसिक राइट है। आज आपका बेसिक राइट क्या है? आपका बेसिक राइट यही तो है कि आपको अच्छी शिक्षा मिले, आप अच्छे समाज में रहें, समाज में आपको रेस्पेक्ट मिले, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, और राजनीति में आपका अपने देश की सरकार चुनने में आपका अधिकार हो। तो ये उस समय सबसे न्यू आइडियाज थे जो बेसिकली दलित्स को नहीं मिल पाते थे। देन व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ रॉलेट एक्ट, एंड एक्सप्लेन एक्सप्लेन एनी थ्री रीजंस। तो रॉलेट एक्ट का तो पहला तो क्या है, अनलॉफुल एक्ट था, बायस्ड एक्ट था, यानी इंडियन लीडर्स को कर्व करने के लिए ये एक्ट बना था, और अनलॉफुल था। तो इसीलिए गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह का लॉन्च किया। इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंजाब में दो लीडर्स थे पॉलिटिकल, उनको पकड़ा गया था, और उन्हीं के अपोज में पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। और उसी के अगले दिन, यानी अगले दिन इन द सेंस कि उसी के बाद लोहड़ी बैसाखी के दिन 13 अप्रैल की जो हम बात कर रहे हैं, तब ये जो हम रॉलेट जलियांवाला बाग मैसेकर जो हम देख रहे हैं, इसका वहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ। नाउ analyze the ways in which the image of Bharat Mata become the part of national struggle. Explain the contribution of folklore, folk song and paintings which strengthen the idea of nationalism. तो ये अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही कि आर्टिस्ट डेवलप द कॉमन कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग द मासेस। यानी लोगों के अंदर, देखो एक आम बात समझो, एक एरिया है, पढ़ा लिखा नहीं है, 100 लोग रहते हैं, उनको आप पढ़ा लिखा कर समझदार बनाकर जागरूक करो, बहुत टाइम लगेगा। उनको आप एक फ़ोटो दिखाओ कि ये हमारे माता है और इसको हमें बचाना है, हमारी माँ को बचाने के लिए हम क्या करेंगे। तो एक इमोशंस, यानी जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इज बेसिकली लीड्स टू द इमोशनल अटैचमेंट टू द नेशन, और वो इमोशनल अटैचमेंट टू द नेशन इज डेवलप्ड बाय आर्टिस्ट थ्रू द पेंटिंग्स स्पेशली,
लोकल लैंग्वेज, फोकलोर, अपनी जाति, अपनी भाषा का जो एक प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा होता है। बंगाल में बांग्ला भाषा या बांग्ला भाषी, तो अपनी भाषा में लोगों को जोड़ना आसान, उनसे कोई भी काम करना आसान, उनको अपने देश के लिए लड़ाई के लिए लाना आसान। तो जो लैंग्वेज है इट प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द नेशनलिज्म। चाहे पंजाब में जाओ तो पंजाबी, चाहे बंगाल में जाओ तो बांग्ला। बांग्ला में वंदे मातरम लिखा गया, वो हर व्यक्ति ने गाया, भले उसको बांग्ला आती हो ना आती हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखो, हर व्यक्ति वंदे मातरम गाने की कोशिश करता है, वंदे मातरम को अपने से जोड़ता है, भले ही उसको वो चीज़ आती हो या नहीं आती हो, बिकॉज इट इज एम्फेसाइज एज द आइडिया ऑफ नेशनहुड, इट इज एम्फेसाइज एज द आइडिया ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो वो यहाँ पर हमने देखा। क्लियर? नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया? तो हमें पता है रॉलेट एक्ट ने उस इंपॉर्टेंट इवेंट का काम किया जिससे लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आउटरीच दिखाया जब उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर किया, कॉमन लोगों को मारा। क्लियर? Describe the contribution made by Aluri Sitaram Raju to the non-cooperation movement of Andhra Pradesh. तो मैंने अभी बताया he has described himself as an avatar, he has described himself as a messenger of God. उन्होंने अपने आप को messenger of God बताया, ट्राइबल्स के हित के लिए काम करने वाला बताया, और गांधी जी को एम्फोसाइज किया एज एन अवतार कि वो एक व्यक्ति हैं जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और हमें भी अपनी लड़ाइयों के लिए लड़ना है, हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ना है। तो ट्राइबल को उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए अपनी इक्वल डिमांड, द लैंड फॉर देमसेल्फ, द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू द ट्राइबल पीपल, और इसी के लिए उन्होंने अपना जो अपराइजिंग है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ट्राइबल्स की डिमांड को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो एक रोल है वो बनाकर वहाँ पर प्रेजेंट किया। ठीक है? नाउ डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ये हम बता सकते हैं कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुआ। मैंने अभी बताया, इम्पोर्ट गिरता गया, ठीक है, जो हम भारत जो फिनिश गुड मंगाता था, बल्कि भारत नहीं ब्रिटिशर्स मंगाते थे, वो घटता गया। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादा कम होता गया क्योंकि किसानों ने खेती करना छोड़ा। बट कब तक हम इस चीज़ को जो है सेक्रीफाइस कर सकते हैं? कब तक आप पढ़ाई छोड़ सकते हो? कब तक आप खेती नहीं करोगे? कब तक आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करोगे? एंड ऑफ द डे आपको जब पैसे की जरूरत होगी हम सब वापस करना शुरू करेंगे। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो पेस है वो स्टार्टिंग के 1.5 साल में रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ क्योंकि उनकी अर्निंग्स, उनकी लाइवलीहुड्स सीधे सीधे उससे जुड़ी हुई थी। क्लियर? अब अगर इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह अगर हम यहाँ पर किसी एक क्वेश्चन को देता हूँ तो उसको हम समझते हैं। ठीक है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन, और इसमें से सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करें। अब सही स्टेटमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मिक्स भी हो सकते हैं सारे स्टेटमेंट। ठीक है? स्टेटमेंट फर्स्ट है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन was formed in 1940. Second, it was formed by C.R. Das. It gives reservations to Dalits. और ऑप्शन 4 इज नन ऑफ दीज। तो अब इसमें ध्यान से देख के बताएं कि यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो है ये 1940 में बनाया गया था। रॉन्ग, ये 1930 में बनाया गया था। ठीक। इट वॉज फॉर्म्ड बाय C.R. दास। रॉन्ग, इट वॉज फॉर्म्ड बाय B.R. अम्बेडकर। इट गिव्स रिजर्वेशंस टू द दलित्स। सोच के देखो, रॉन्ग। रिजर्वेशन ऑफ दलित्स तो पूना पैक्ट के बाद दिया गया था। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन तो उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने के लिए इस जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। बेसिकली डिप्रेस क्लास एसोसिएशन एक एसोसिएशन था पूरा जो दलित्स की डिमांड्स के लिए B.R. अम्बेडकर ने फॉर्म किया था। उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कोई चीज़ दी जाएगी। क्लियर? नाउ तो आंसर है नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो MCQs स्टेज 2 में अगर जाते हो या स्टेज 1 में जाते हो, इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर?
क्योंकि वो स्टेटमेंट आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, आपको कंक्लूजन तब तक नहीं देना जब तक फुल स्टेटमेंट आप नहीं पढ़ लेते हो। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका रिवीजन करें, रिकॉल करें, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड, एनटीएससी, हर पर्सपेक्टिव से। थैंक यू सो मच। मोशन एजुकेशन फाउंडेशन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।